मेनिंजाइटिस एक तरह का संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से मस्तिष्क के भीतर उसके भाग में क्या होगा कि सूजन का समस्या आ सकता है। और इस बीमारी से जरा सा भी लापरवाही जो है वो दिमागी बुखार का कारण बन सकता है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए कभी भी इस बीमारी को लेकर बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी गलती करते हैं तो समझ जाइए, वरना बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अरुण कुमार से कि मेनिंजाइटिस क्या है, इसके लक्षण और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया मेनिंजाइटिस, जो कि आज के दिनों में बहुत ही कॉमनली यूज हो रहा है, और कई बार देखा गया है कि मेनिंजाइटिस एंड इंकेफेलाइटिस, इस दोनों टर्म में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट या एज ए मेडिकल पर्सन आई विल टेल यू दैट बोथ आर द डिफरेंट थिंग। Encephalitis, encephalus means a brain. The brain is also known as medically encephalus. And meninge is a covering of the brain. So covering, जो ब्रेन की कवरिंग, जो पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, डूरा मैटर, ये जो ब्रेन की कवरिंग, इसके इन्फ्लामेशन को, किसी तरह की इंसल्ट होती है, दैट इज नोन एज द meningitis. And the inflammation of the brain cell of parenchyma is known as the encephalitis. So Japan encephalitis or viral encephalitis, or you can say some sort of encephalitis. Now the tuberculous meningitis or viral meningitis, fungal meningitis, parasitic meningitis, traumatic meningitis, these are the commonly term used in practically. So now I would like to tell what is main causes, what are the main factors or insulting factors who are responsible for the meningitis. So ज़्यादातर viral and bacterial is the most common cause, and bacterial is fatal. It is less common compared to the viral, and viral is treatable, curable, and is the common factor. And Coxsackie virus, enterovirus group, that is A and B, ecovirus, these are the common which are generally causing the meningitis. And the tuberculosis, like the Staphylococcus, Staphylococcus, these are the or Neisseria meningitis, who have had, these are the commonly causative factors. Now coming to the fungus, like the histoplasmosis or coccidiosis, paracoccidiosis, blastomycosis. These are the fungal aspergillosis. These are commonly causing the meningitis. Now एक्चुअल में होता क्या है मेनिंजाइटिस, जो हम लोग बोलते हैं आजकल की ये मेनिंजाइटिस हो गया, तो होता क्या है उसमें, किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, पेशेंट क्या बोलेगा। तो देख, अगर ये बच्चों में है तो उसका प्रेजेंटेशन बड़ों की अपेक्षा अलग होता है। बच्चों में फीवर वगैरह की हिस्ट्री पाई जाएगी, बॉडी एक हो सकता है, दर्द उसका शिकायत करेगा पेशेंट। जो भी बच्चे हैं जो एज ग्रुप के हैं, वॉमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है। और एडल्ट्स में जनरली बेड रिडन होता है, और नेक स्टिफनेस, जो बहुत ही कर्निक साइन हम लोग जो देखते हैं एडल्ट्स में, ये बहुत ही कॉमन है। और स्टिफनेस सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो क्लिनिकली, हाथ को स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाकर, और देन वी टच एंड देन वी डायग्नोज की। फीवर का हिस्ट्री वो भी दे सकता है, उसे भी कुछ दिन से अगर उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो ड्रग का भी हिस्ट्री हो सकते हैं ड्रग इफेक्टेड हो। सो हाई पिच साउंड होगा, क्राइंग की हिस्ट्री की रहेगी बच्चों में, और स्लीपी बिहेवियर रहेगा, डिफ़िकल्ट वॉकिंग होगा। ये सब सिम्टम है, साइंस है, जिससे कि हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मेनिंजाइटिस है कि इंकेफेलाइटिस है या कुछ अदर है, ट्रॉमेटिक है। जहाँ तक इसके बचाव की बात है, ट्रीटमेंट की बात है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉज, अगर बैक्टीरियल है तो उसमें सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह दिया जाता है, और फंगल में तो एंटी फंगल ड्रग चलाएंगे, पैरासाइटिक एंटी पैरासाइटिक देंगे, वायरल के लिए एंटी वायरल देंगे। सो व्हाट यू टेल अबाउट द डॉक्टर चंदन, आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे
कि इस समाज में क्यों नहीं क्यूरेबल है, आज भी इसकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, कृपया बताएं। जैसे अभी आपने बताया कि समाज में मतलब कि ये अभी क्यों नहीं ये क्यूरेबल है। तो सबसे पहला अवेयरनेस का इसमें कमी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये यदि वायरल है या बैक्टीरियल है तो ये एक दूसरे के संपर्क से भी ये फैलता है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे कि हम लोग वॉशिंग का जो है ये तो करेंगे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है उसको करते रहना है। यदि किसी व्यक्ति यदि कोई इन्फेक्टेड है और यदि हम उससे मिलने जा रहे हैं तो अपने मुंह को अच्छे तरीके से कवर मास्क वगैरह लगा करके करेंगे। यदि घर में किसी सदस्य को यदि कोई इन्फेक्टेड है तो इसमें क्या उसका जो सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। और मौसम बदलने पर जो है साफ सफाई का वैसे विशेष ध्यान रखने का ज़रूरत है। और ये सब चीज़ों को यदि आप तरीके से करते हैं तो फिर आप इससे बचाव कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर अरुण को आप बताएं क्या कि जो है ये जो मेनिंजाइटिस है तो खासकर ये मैक्सिमम हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो ज़्यादा शिकार हो जाता है इसमें। तो इससे उसका किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। जैसा कि बताया गया पहले भी कि सभी बीमारियों में स्वच्छता जरूरी है, और यहाँ भी देखा गया है कि जब मैंने बताया कि स्टोपाइकोलो या निमोकोकल इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, स्टेटोकोकस निमोनिया इज द कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस ऑल्सो। सो अगर उसको प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले प्रत्येक बीमारी में ये लागू होता है, यहाँ भी इसकी बात आती है। जैसे एडल्ट में भी अगर कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स को कम से कम करना होगा। अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करनी होगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल इज द मेन रिक्वायर्ड, उससे रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो वर्किंग कल्चर है, जो वर्किंग प्लेस है, उसको माहौल को ठीक करना होगा। हैंड वॉशिंग, जो सैनिटाइजेशन है, उसे सही तरीके से मेंटेन करना होगा। These are the main concerns, and following which we can prevent most risk factors, and a person can become healthy lifestyle. So ये बच्चों में भी उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो कई बार इन्फेक्शन की, चूंकि इसमें कवरिंग जो मेनिंजेज है उसका इन्फ्लामेशन होता है, कई बार स्पैरेटिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ना हो, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंशन लाइक एडल्ट्स एंड चाइल्ड, वी कैन हाउ टू ट्रीट। अगर हो जाए तो पहले ट्रीटमेंट के पहले डायग्नोसिस करना होगा, मैनेजमेंट का पार्ट इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रीटमेंट, दैट इज द मैनेजमेंट। सो इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले इसके साइन सिम्टम लेंगे, उनमें जो लक्षण है प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उनके गार्जियन से हिस्ट्री लेंगे, कब से बुखार आ रहा है और क्या क्या था, इसकी कोई बुखार के पहले सर्दी खांसी का भी हिस्ट्री रहा है क्या। तो इस इन बातों से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद नहीं बोल पाता है, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस केस में गार्जियन ही हिस्ट्री दे सकते हैं, उसके जो अटेंडेंट है। सो हम लोग को हिस्ट्री को काफ़ी महत्वपूर्ण मानना है, काफ़ी तरीके से लेना है, समझना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसको ब्लड कल्चर या उसके लिए सीटी स्कैन कराना है कि एमआरआई कराना है, दैट इज़ द सेकेंड स्टेज आफ्टर द प्रॉपर हिस्ट्री एंड द सीबीसी। सीबीसी में ट्यूबरकुलस है तो लिम्फोसाइटोसिस वगैरह का देखना होगा हम लोगों को। वायरल है तो उसकी ग्लूकोज प्रोफाइल भी जाननी होगी। तो मेनिंजाइटिस का एक ये बनाया हुआ है, प्रोटोकॉल है, उसे हमें फॉलो करना है। कि ट्यूबरकुलस है, जो कि बैक्टीरियल में मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलस है, और वायरल है, तो वायरल में क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन का जो रेशियो है उसे हम लोग को देखना होता है। ब्लड में क्या है, सीएसएफ में क्या है, सीएसएफ पंक्चर, लंबर पंक्चर्स के थ्रू सीएसएफ को हमको एग्जामिनेशन करनी है, बिकॉज कि इट इज़ द मोस्ट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द मेनिंजेज। वो मेनिंज के अगल बगल में सबएक्रोमाइल फ्लूइड है, जैसा कि आप जानते हैं, तो उस तरीके से हम लोग को स्टडी करनी होगी, लैब में जाकर परीक्षण करना होगा और तब डायग्नोसिस पर पहुंचना है। नंबर पंक्चर करते समय ध्यान देना होगा कि ऐसा कोई गलती ना हो कि कोनिंग हो जाए या
वो ड्रॉपिंग जो हो जाती है, उस तरह की चीज़ों का प्रेशर कभी कभी बढ़ा होता है। तो हम लोग को इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना है, और उसके पहले लंबर पंक्चर के पहले भी एंटीसेप्टिक मेजर अपनाना होगा, और तब हम कर सकते हैं कि नहीं, वी शुड कंक्लूड दैट कि यस, ये meningitis है। Apart from that, I also request to that meningitis अभी भी बहुत ही कॉमनली दिखता है, और इसे हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में वार्ड में मैंने खास करके देखा है कि बहुत ही दिक्कत हो रही है। जबकि इतने अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक आ चुके हैं, लेकिन कभी कोई लिस्टेरिया माइनोसिटोजेंस या कॉनोटेसिस, इस तरह कई तरह के सीरोटाइप्स हैं, इस तरह के वेरिएशन है, जिसकी वजह से जो कॉजेटिव एजेंट है, ये देखा गया है कि ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। एक्सरे में कराना इसलिए जरूरी है, कई बार लंग इन्फेक्शन या चेस्ट एक्सरे से कुछ मदद मिलता है कि सेकेंडरीली वो मेनिंजाइटिस हुआ हो। सीटी स्कैन में हम बहुत सारी फाइंडिंग पा सकते हैं। अगर कुछ इडिमेटस है तो इडिमा हाउसफुल वैल्यू से हम देख सकते हैं कि अगर इडिमेटस है, जिसमें कि हम लोग डेक्साना वगैरह भी देते हैं। ब्रेन एब्सेस है, ब्रेन एब्सेस की वजह से भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। तो ये सब सीटी स्कैन से काफ़ी क्लियर डिलिनिएट हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिलिनिएशन हो सकता है, पेरेन्काइमल कोई लीजन है तो वो दिख सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड ऑल्सो टेल, उसको कॉम्प्लिकेट ना होने दिया जाए, ऐसा कुछ इंटरवेंशन दिया जाए कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी खतरनाक है। डॉक्टर चंदन, यू नो, सीजर सीजर इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन सच टाइप ऑफ द केसेस, एंड ये सीजर जनरलाइज हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है, और ये बाद में चल के काफ़ी खतरनाक तरीके से प्रेजेंटेशन देता है, खास करके बच्चों में। एंड हियरिंग लॉस, बच्चों में हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, विजन का लॉस हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेशेंट की मेमोरी तक जा सकती है, याददाश्त शक्ति कमजोर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिफिसिट हो सकता है। माइग्रेनस हेडेक बहुत ही कॉमन है, और ये माइग्रेनस हेडेक बच्चों से ज़्यादा एडल्ट में पाया गया है। फॉर द लाइफ लॉन्ग, नॉट द टेम्प्रोरी, फॉर द लाइफ लॉन्ग उनमें माइग्रेनस हेडेक आ सकता है। ब्रेन डैमेज हो सकती है, उससे कई बार देखा गया है कि ब्रेन इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि वो मेडिकेशन भी ले रहा है पेशेंट, और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, फिर से पेशेंट एक विशियस साइकिल देखा गया है इस केस में। पार्ट दूसरा, हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बच्चों में, जो कि मेनिंजाइटिस के द्वारा पैदा होता है, और उससे नहीं रोका जाए तो काफ़ी सीवियर फॉर्म में ये परिलक्षित होता है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ड्यूरा मैटर है, जो ड्यूरा का नीचे का पार्ट होता है, उसमें सब ड्यूरल इम्पाइमा बहुत ही कॉमन टर्म है। और इस सब चीज़ों में देखा गया है कि एक इन्फ्लामेटरी चेंजेज आती है, इडिमेटस चेंजेज आता है, और जिसके लिए बहुत कॉमनली डेक्सोना का यूज होता है, डेक्सामिथासोन, जो फ्लूइड है उसे कम करने के लिए, जो स्वेलिंग है, जो स्वेलिंग को कम करने का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है डेक्सोना। अपार्ट फ्रॉम जो उसके एंटीबायोटिक्स है और जो मेडिसिन जो दे रहे हैं, इसके अलावा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेनिंजेज जो कि ब्रेन की कवरिंग है, उसको जितना इंटैक्ट रखा जाए, जितना सावधानी रखा जाए, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड, फॉर द एडल्ट, फॉर द उसके गार्जियन के लिए भी अच्छे है, अटेंडेंट के लिए भी सही है, और उसके कॉम्प्लिकेशन को जितना से ज़्यादा कम किया जाए। इस एंटीबायोटिक एरा में जब मेरे पास अच्छे अच्छे मेडिसिन है, हाई लेवल का एंटीबायोटिक्स है, पिपेरासिन, टेजोबैक्टम, सल्बैक्टम, टिसेप्टाक, जोनसेफेलोस्पुरिन, बहुत सारी तमाम है, लिनेजोलिड, इसमें जितना यूज करें इसको कम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो उसका सीजर का अटैक है, जो विजन लॉस की बात हमने कही, मेमोरी लॉस जो कि परमानेंट भी हो सकता है, तो उस तरह की चीज़ों को हम बचा सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके, जो पहले बताया कि प्रिवेंट किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। यही दो चार बातें हैं जिस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि जैसा कि सरकार का भी कार्यक्रम चल रहा है, अगर हम साफ सफाई रखें तो ये बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। थैंक यू।